हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को पूरे बहुपद के टॉपिक के बारे में बता दिया गया है ना। आज जो हमारा टॉपिक है ये अब उससे अलग टॉपिक है और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये भी अलजेब्रा का ही टॉपिक है। एक टॉपिक हम लोगों ने अलजेब्रा का ख़त्म कर चुका है जो पॉलिनोमियल था, बहुत ही डिटेल से आप लोग को बताया गया वो, है ना। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये है दो चरों में रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको आज इसी टॉपिक के बारे में इस लेक्चर में बताया जाएगा कि इस लेक्चर में इस टॉपिक का क्या रोल है, क्या हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग बड़े आसानी तरीके से उस क्वेश्चन को कर पाएँ और बोर्ड में अच्छे मार्क्स उठा पाएँ। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टॉपिक क्या है हमारा ये। तो जैसा कि क्लास 10th का टॉपिक है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में समझते हैं ना, उस टॉपिक का अर्थ क्या है। जैसे हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं दो चरों में रैखिक समीकरण, तो आखिर इसका अर्थ क्या है ये। सबसे पहले तो चलिए इसको समझते हैं ना, ये जो हमारा टॉपिक का वर्ड है। ध्यान दीजिए, दो का मतलब तो आपको पता होगा है ना, दो। चर और अचर भी आप लोग को बताया गया है। चर मतलब जैसे ये ABCD वाले लेटर हो गए, है ना, इसे हम कहते हैं चर, जो बदलता रहे, ये वेरिएबल है। और अचर किसे कहेंगे, जो कांस्टेंट हो, जो ना बदले कभी। तो ये चर और अचर है। तो हम लोग दो चर की बात करेंगे हम, ठीक है, दो चर की बात करेंगे। और रैखिक का मतलब क्या होता है, आप लोग को बहुपद में बताया गया है, जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 1 हो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 2 हो उसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो बात हो रही है यहाँ पे हमारा रैखिक का, किसका, रैखिक का। तो रैखिक का मतलब क्या कि पावर जो है वो मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा और दो चर में होगा। तो कहने का मतलब कुछ इस टाइप से इसका समीकरण बनेगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए दो चर रहेंगे x और y, मान लीजिए दो चर, और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कोई एक अचर रख देते हैं। तो ये जो हमारा समीकरण कुछ बन गया इस टाइप का, ये दो चर है, ठीक है, दो चर वाला। और रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम पावर जो है 1 है। तो इसी को हम कहेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर भी है और उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन क्या है, वह समीकरण जिसे ax + by + c के रूप में लिखा जा सके। अब आप पे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 चर ले दिया आपने, आगे बढ़िए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सबर करते हैं। फिर से देखिए, वह समीकरण जिसे इस रूप में लिख सके, है ना, ax + by + c के रूप में लिख सके। यहाँ पे देखिए कंडीशन है क्या, कि ये जो आपको दिख रहा है ना a, जैसे आप कह रहे हैं कि ये भी तो चर है, सॉरी ये चर नहीं है, ABC जो है ये कोई वास्तविक संख्या हो सकती है ना। चर जो है वो चर कौन है, इसमें सिर्फ x और y है। ABC क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। यहाँ भी देखिए चर कौन था, x और y था। ये ABC ये हमारा वास्तविक संख्या हो सकता है। तो इस रूप का अगर कोई रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। जिसमें दो चर दिख जाए, मैक्सिमम पावर 1 दिख जाए, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और अगर मान लीजिए उसमें सिर्फ एक चर आए, कुछ इस टाइप का, 5x + 4 = 0, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। समझे बात को, इसमें सिर्फ एक चर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक चर में रैखिक समीकरण है। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में ये हमारा रैखिक समीकरण है। तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो कुछ ax + b टाइप का होगा, समझे, ax + b टाइप का। इसमें सिर्फ एक ही चर आएंगे, यहाँ पर a और ये जो b है
ये हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर a और b हमारा वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ तो दो चर आएंगे x और y, यहाँ पे दो चर आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो इस रूप का होगा उससे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम, ठीक है। दो चार एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे समझिए 3x + 2y - 3 = 0। देखिए यहाँ पे दो चर है ना दो चर, तो ये हमारा हो गया दो चर में रैखिक समीकरण। यहाँ आप बताइए आप a, b और c का वैल्यू कितना है। a है x के बगल वाला है ना, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a = 3। b का वैल्यू बताइए, b कितना है, b है y के बगल वाला यानी कि 2, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3। तो इस प्रकार से हम a, b, c भी बता सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 5y - 3x + 2 = 0। यहाँ पे बताइए जरा a कितना है, a कौन होता है जी, x के बगल वाला। अब पास तो नहीं बता रहे, ध्यान से देखिए यहाँ पे y है ना, तो a कौन होगा, a होगा x के बगल वाला, यानी कि ये -3 दिख रहा है, ये होगा हमारा a हो गया -3। b कौन होगा, y के बगल वाला, y के बगल में कौन सा कांस्टेंट है, 5 है, 5 हो गया। और c का वैल्यू कौन होगा, जो हमारा कांस्टेंट है 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, इधर उधर हो सकता है टर्म, इससे कोई मतलब नहीं है। एक और हम लिख रहे हैं 3 - 2x + 5y = 0। यहाँ पे बताइए ये कितना है, ये होता है x के बगल वाला। देखिए x के बगल वाला, ये शुरू वाला मत भूल दीजिएगा, है ना। x के बगल में कौन है, -2, तो ये हो गया हमारा -2। b का वैल्यू बताइए, b कितना है यहाँ पे, b है y के बगल वाला यानी कि 5, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए, इसमें फंसेंगे सब। ये देखिए हमने दिया 3x - 2 = 0। इसमें बताइए a, b, c कितना है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ये तो एक चर में रैखिक समीकरण है ना, दो चर तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे a, b, c हम बता सकते हैं। हाँ जी, वो कैसे बताएंगे a, b, c हम, तो चलिए सबसे पहले तो ये बताइए ये कितना है। a का वैल्यू यहाँ पे कौन होगा, x के बगल वाला ना, x के बगल में 3 है। b का वैल्यू बताइए, b कितना है, b कौन होता है, y के बगल वाला। क्या वहां पे y है, नहीं है ना भाई, y नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, y के आगे पक्का 0 है, क्योंकि y वाला टर्म ही नहीं है। b 0 हो गया तब तो y 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर b कितना है, अगर यहाँ पे y वाला टर्म ही नहीं है, इसका मतलब b कितना है, 0 है, ठीक। और c का वैल्यू कितना है, c तो हमारा -2 है। कितने, इसको कह रहे थे कि हमारा b है ना यार, जबकि यहाँ पे y भी नहीं लगा हुआ, वो तो कांस्टेंट टर्म है ना हमारा। c कौन होगा, कांस्टेंट टर्म होगा हमारा, ठीक है। a होगा x के बगल वाला, b होगा y के बगल वाला, और c होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसका यूज आएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, मतलब हल निकालने में, तो a, b, c का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले आपको बता दिया गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग जो है समीकरण बता सकते हैं, ये दो चर वाला है या एक चर वाला है ना, और उसका कोफिशिएंट भी हम बता सकते हैं, a, b और c का वैल्यू कितना है। अब हम समझते हैं समीकरण का हल क्या होता है। जैसे हम लोगों ने बहुपद में उसका शून्यक पढ़ा था, वैसे यहाँ पर हम समीकरण का हल पढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं कि हल क्या होता है। अभी इस वाले बात पे नहीं जाइएगा, अभी बस हम लोग यहीं तक समझेंगे कि ये समीकरण क्या है, ठीक, तब हम लोग इस चीज को समझेंगे। देखिए हल का मतलब क्या होता है, ये खेत वाला हल नहीं है ना, जो खेत में हल करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने बहुपद में पढ़ा था शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है वो वैल्यू जो बहुपद में रखने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको ना बोलते हैं हम शून्यक। हल का मतलब होता है यहाँ पे x और y का वो वैल्यू, x और y का वो वैल्यू जो उसमें रखने पर इसको ये सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS हो जाए, बोलेंगे वो उसका हल है। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, अब मान लीजिए हमने ये एक एग्जांपल दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण में, क्या कि x + y = 5, x + y = 5। तो यहाँ पर इसका हल होने के लिए x और y का कोई ऐसा वाली वैल्यू बताइए जिन दोनों का जोड़ 5 आ जाए, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से इसके हल हो सकते हैं। मान लेते हैं x को 1 ले लेते हैं, y 4 ले लेते हैं। तो बताइए 1 और 4 को यहाँ पर रख के जोड़े तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, अगर ये दोनों यहाँ पे रख के जोड़े हैं तो 5 आएगा कि नहीं आएगा।
इसका मतलब ये जो है इसका एक हल है, इसका एक क्या है, हल है। हमने पहले ही बताया कि x और y का वो वैल्यू जो उसमें रखने पर सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब LHS बराबर क्या हो जाए, RHS, बायां वाला दाएं वाले के बराबर हो गया, तो बोले कि वो उसका हल है। अब जैसे आप कहिएगा कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 7 रख के देखिए तो 7 और 2 क्या 5 होता है जोड़ के, नहीं ना, तो इसका मतलब ये इसका हल हो ही नहीं सकता। हल वो होगा जो उसमें पुट करने पर 5 आ जाए। क्या और भी इसका हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम अगर x का वैल्यू 2 रखें और y का वैल्यू 3 रखें, देखिए इस पर भी ये 2 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी उसका एक हल है। क्या और भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए मान लेते हैं हम x को, मान लेते हैं क्या, x को इस बार 3 ले लेते हैं तो y 2 ले लेंगे, 5 आ जाएगा। क्या और भी इसका हल हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है। अगर x को हम 7 रख लें और y को हम -2 रख लें, देखिए 7 में से 2 घट जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा। तो आखिर इसके कितने हल हो सकते हैं? दो चर में एक रैखिक समीकरण अगर हम लिख दें कुछ इस टाइप का, ax + by + c = 0, अगर इस टाइप का हम कोई समीकरण लिख दें तो क्या उसके कितने हल हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 या कितने? तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होंगे। बात समझ में आई? कितना निकालिएगा? अनंत हल होगा इसका। दो चर वाले एक समीकरण का, है ना, ये एक समीकरण है, इसके क्या एक ही दो हल होंगे? नहीं, अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि इसके अनंत हल होंगे, इसी के नहीं। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण आप अगर ये भी लिखते हैं ना, 5x + 2y = 7, इसके भी अनंत हल होंगे। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक समीकरण की अगर हम हल की बात करें तो x और y का अनंत हल आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक। तो हल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि हल क्या होता है ना, वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाइड कर दे वो उसका हल कहलाएगा। तो अभी तक हम क्या देख लिए कि एक रैखिक समीकरण का हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रमुख कितनी विधियां हैं? इस चीज को समझिए पहले, ये क्या दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पर युग्म जो ये वर्ड आ रहा है, ये जो युग्म वर्ड आ रहा है, ये क्या बता रहा है? अब ये कह रहा है कि वो समीकरण अब एक नहीं है, दो समीकरण है। कहने का मतलब दो समीकरण दिया रहेगा वो। अब देखिए जैसे ये हमारा एक समीकरण था ना, ax + by + c = 0, एक और समीकरण आएगा जिसको हम a1 x1 मान लेते हैं, b1 y1 c1। तो दूसरा समीकरण क्या मान लेते हैं, a2 x2 + b2 y2 + c2। अब आपको दो समीकरण दिए रहेंगे और बोलेगा वो कि आप इसका हल बताइए। अब आपको दो समीकरण दिए रहेंगे और उसका बोलेगा आप हल बताइए। तो इन्हीं दो समीकरण को मिला के क्या बनता है, एक रैखिक समीकरण युग्म। ये दोनों क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म है। और हमको अब दो समीकरण दिया रहेगा और बोलेगा उसका हल निकालिए, ठीक है। तो अब उसका हल हम कैसे निकालेंगे उस चीज को समझते हैं बारी बारी से। तो यहां पर हम लिखे हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रमुख कितनी विधियां हैं? तो क्या बोलेंगे, मुख्य दो विधियां हैं, ठीक है। अभी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। दो विधि कौन कौन सी है? एक है हमारा बीजगणितीय विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। पहला तरीका क्या है जी, बीजगणितीय विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड। और दूसरा है हमारा ग्राफीय विधि, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक मेथड इंग्लिश में। दो रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका हम सीख रहे हैं। दो तरीका है, पहले तो एक बीजगणितीय विधि, दूसरा क्या है, ग्राफीय विधि। इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी इसको नहीं सीखेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं बीजगणितीय विधि की। अभी यही हमारा 2-3 लेक्चर में चलेगा, है ना। बारी बारी से हम इसको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला विधि क्या है, तुलनात्मक विधि। बीजगणितीय विधि में भी 5 विधि है, समीकरण को सॉल्व करने का कितने विधि है, 5 विधि है। और पांचों विधि को हम बेहतर ढंग से देखेंगे ताकि आपको पांचों के पांचों तरीके आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि को हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड। पहले आपको हम डिटेल जानकारी दे दे रहे हैं
कि कौन सा मेथड क्या है और किस मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले कौन सा मेथड है, तुलनात्मक विधि, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंपैरिजन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तीसरा है लुप्तीकरण विधि जिसे हम बोलेंगे इलिमिनेशन मेथड। चौथा है वज्र गुणन विधि जिसे हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पांचवा है अनुपात निर्णय विधि जिसको हम बोलेंगे रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। अब बारी बारी से हम एक एक करके सबको आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे कि इस विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रतिस्थापन से कैसे सॉल्व करेंगे, लुप्तीकरण से कैसे सॉल्व करेंगे, वज्र गुणन से कैसे सॉल्व करेंगे और अनुपात निर्णय से कैसे सॉल्व करेंगे। कितने बच्चे बोलते हैं ये दोनों बड़ा भारी है ना। जब इन दोनों पे आएंगे ना तो ये दोनों भी पक्का हलवा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, पक्का हलवा हो जाएगा, ठीक है। और कोई फॉर्मूला याद करने के लिए बोलेंगे नहीं, बिना फॉर्मूला याद किए आप लोग बनाएंगे इसे वज्र गुणन और अनुपात निर्णय विधि में, ठीक है। और बाकी ये तीनों तरीका भी बड़ा आसान है, सारा बड़ा आसान है और बनाने में भी आपको बड़ा मजा आएगा। ये सब हम लोग पांचों विधि सीखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर हम लोग अगला एक विधि सीखते हैं। तो जैसा कि बारी बारी से हम लोग को समझना है कि कौन सी विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है, तुलनात्मक विधि। आइए तुलनात्मक विधि देखते हैं। तो तुलनात्मक विधि द्वारा हमें इन दोनों का हल निकालना है, ठीक है। हमें कंपैरिजन मेथड द्वारा बताना है इन दोनों का क्या हल होगा, एक्स और वाई का, ठीक है। तो आपको दो समीकरण देख लीजिए ध्यान से, दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है हमारा, 5x प्लस 8y बराबर 9, इसको मानते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण भी दिया हुआ है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 4, इसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए तुलनात्मक विधि जो है ये, तो तुलना नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, तुलना, कंपेयर करना। और कंपेयर किसमें किया जाता है, सेम चीज में किया जाता है कंपेयर, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर वही करना है, कंपेयर करना है। या तो आप x को कंपेयर कीजिए या तो आप y को कंपेयर कीजिए, है ना। देखिए ध्यान से मुझे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। दोनों समीकरण से अगर हम x को कंपेयर कर रहे हैं तो, और अगर y को कंपेयर करना है दोनों से y का वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से बस देखते जाइए। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है जी, 5x प्लस 8y बराबर 9, ठीक है। तो यहां से हम x का मान अगर निकालना चाहते हैं तो y को उधर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको y को कंपेयर करना होगा ना तो y को आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, x को ले जाइएगा उधर आप, ठीक। तो x का वैल्यू निकालते हैं। 5x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 9, और ये 8y उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 8y, ठीक है। अब फिर x को अकेला रख दीजिए, 5 को भी ले जाइए उधर, तो x बराबर क्या आया, 9 माइनस 8y, और ये 5 कहाँ जाएगा उस पर बट्टा में, है ना, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, ठीक है। तो हमने पहले वाले से x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक। ऐसे ही आप दूसरे वाले से भी x का वैल्यू निकालिए, अगर यहाँ पे x का निकाले तो। और अगर आपने y का निकाला होता तो फिर उससे भी हम किसका निकालते, y का निकालते, ठीक है। पहले वाले से हमने x का निकाल लिया, अब दूसरे समीकरण में आएंगे, लिखते हैं हम समीकरण 2 से। तो लिखिए समीकरण को, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, ये 4 है। तो इसको ले जाते हैं उधर हम, 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस का 3y तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y, ठीक। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 4 माइनस 3y, और ये 2 हो गया बट्टा में, है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा समीकरण 4। हमने बाय द वे किया क्या, वैसे दोनों समीकरण से x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। दोनों समीकरण से x का वैल्यू निकाल लिया, दो और समीकरण आ गए 3 और 4। अब हमको बस करना क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है ना। लिखते हैं समीकरण 3 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। देखिए अगर यहाँ पर x का वैल्यू ये है ना, और यहाँ पे x का वैल्यू ये है, तो वैसे भी देखिए LHS दोनों का बराबर है। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो इसके बाएं साइड वाला LHS और इसके भी बाएं साइड वाला LHS बराबर है,
तो इसका मतलब RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। कंपेयर कर लिया ना हम लोगों ने, और बस RHS को बराबर लिख दीजिए हम, ठीक है। इसके बराबर में हम उसको लिख देते हैं, यानी कि 9 - 8y डिवाइडेड बाय 5 बराबर क्या, 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2। कर दिया हम लोगों ने कंपेयर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व कैसे करें, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है, नहीं पता, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए 2/3 रहे और ये 5/4 रहे, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को, इसको नीचे से गुना करेंगे, ठीक है, और इसको ऊपर से गुना करेंगे हम। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। ये गुना करने का ऐसा तरीका है, बस क्रॉस गुना करेंगे हम, ऊपर वाले को नीचे वाले से और इस नीचे वाले को उसके ऊपर वाले से, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसे गुना कीजिए। चलिए इसको हमको 2 से गुना करना है, तो 2 से हम गुना करेंगे किसमें, इन दोनों में ना। तो 2 से पहले 9 का गुना कीजिए, 2 से 9 का पहले, 2 9 18 हो गया, माइनस फिर 2 का 8 से कीजिए, 8y से, तो 2 8 क्या हो जाएगा 16y हो गया बराबर। अब फिर इसी प्रकार इसका गुना कीजिए उन दोनों से, इसका गुना कीजिए उन दोनों से, तो 5 4 जा 20 हो गया ये, और फिर 5 का -3y से करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 15y, 5 3 जा 15y, ठीक। अब देखिए y वाले को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। एक y वाला तो हमारा ये रहा और एक y वाला ये रहा, इसको इधर ले आते हैं। तो ये है हमारा माइनस का 16y, ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस का 15y बराबर, ये 20 है और ये 18 को भी उधर ले आइए, ये प्लस में है तो उस पर किस में आएगा माइनस में। चिन्ह बड़ा मैटर करता है सब में, है ना, ऐसा ना हो कि चिन्ह प्लस को माइनस कर दीजिएगा। फिर 16 में से 15 किया तो कितना बचा, देखिए माइनस प्लस है ना, तो 16 में से घट रहा है माइनस का आएगा, 1 बचा, 1y बच गया, 1y, 1 दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 में से 18 गया तो कितना बचा 2, माइनस को भेज दीजिए उधर, तो y का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 2। बहुत अच्छा, y का वैल्यू आ चुका है। अब y का वैल्यू आ चुका है तो इस y के वैल्यू को क्या कीजिए, तो इसमें रखिए यहाँ पे या फिर उसमें रखिए, दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया। अब हम लिखते हैं y = 2, किस में रखना है आपको, समीकरण 3 में रखें या 4 में, 4 में रख दें, 4 में रखते चलिए। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर बताइए क्या होगा, y का वैल्यू यहाँ पे रखिए, यहाँ पे इसमें रखेंगे y का वैल्यू, x बराबर क्या लिखेंगे हम बताइए, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 4 का 4 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 3 का 3 है ना, 4 - 3 लिख लिया। अब इस y की जगह पर क्या रख देंगे हम 2, तो इनटू हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2 तो था ये, कितना आ गया 4 माइनस, पहले गुना करेंगे 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 में से 4 गया तो -2 बट्टा 2 कट गया, ये आ गया -1। तो हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया और y का वैल्यू भी निकल गया, तो हमारा हल क्या है x और y का, अतः हम बोल सकते हैं, इसीलिए x = -1 और y = 2, ये हमारा इस समीकरण का हल है। तो उम्मीद है आपको तुलनात्मक विधि जो है ये समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है, पॉज करके देखिए, एकदम नोट करके करते हुए धीरे धीरे समझिए, एकदम धीरे धीरे आपको बताएं क्या करेंगे हम, दोनों समीकरण से पहले x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों से, इससे भी x का निकाल लिए और इससे भी x का, और ये कोई जरूरी नहीं है, आप y का भी निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल दिया है तो दोनों का LHS बराबर है, दोनों का RHS को हम बराबर कर दिए, देखिए कैसे बराबर किए हैं। अब इन दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू आ गया बस, और y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए तो x का वैल्यू आएगा। हमने इस वाले में रखा, कितना रखा था y का वैल्यू 2 रखा था ना, तो y का वैल्यू 2 रखे तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -1, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर देखिए, नहीं समझ में आया हो तो, और इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी। तो जैसा कि एक विधि हम लोगों ने सीख लिया तुलनात्मक विधि, बाकी का विधि जो है
अगले दिन हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में। आप क्या कीजिएगा, इस विधि से अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, है ना। देखिएगा कि तुलनात्मक विधि से हम उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या ना बना पा रहे हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय सभी को। तो